लेवल है जब पूछो तो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखोगे तो एक स्ट्रिंग यहाँ पे है और दूसरा स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे है। दो मास कनेक्टेड है M1 एंड M2। तो दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। ऊपर में देखोगे तो टेंशन यहाँ पे T1, यहाँ पे टेंशन कितना होगा T2। हर एक पॉइंट पे अगेन देखोगे तो हर एक पॉइंट पे अगर टेंशन मार्क करना होगा तो ये इधर की ओर होगा, ये क्या होगा इधर की ओर होगा। जैसे कि और भी ऐसे एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल सेम ही है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल बनाता हूँ मैं, और कि एक स्ट्रिंग है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी क्या है लटक रहा है इस तरह से, ये आदमी है, ठीक है, और इसके नीचे दूसरा आदमी है, ठीक है। यहाँ पे एक वन है, मास M1 है, यहाँ पे मास कितना है M2 है, ठीक है। एक स्ट्रिंग पे दो आदमी इस तरह से लटका हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ क्या यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, अलग अलग होगा? बताओ टेंशन सेम होगा क्या अलग अलग होगा? बोलो, सिंपल सा आंसर है, बताओ सेम होगा अलग अलग होगा? स्मृति? सर अलग अलग होगा। अंशुल? सर अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग ही होगा। जैसे देखो, लग रहा है कि सेम स्ट्रिंग है, लेकिन सेम स्ट्रिंग नहीं है। जैसे कि इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में क्या था, बीच में एक मास कनेक्टेड था। यहाँ भी क्या है, एक बीच में मास कनेक्टेड है। मास कनेक्टेड है तो इसके ऊपर अलग स्ट्रिंग हो गया, इसके नीचे क्या हो गया, अलग स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग क्या हो गया, है तो एक ही स्ट्रिंग, लेकिन जैसे कि पूछो, सिंपल बनाता हूँ कि ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे आपने एक आदमी लटका रखा है, बंदर लटका रखा है, जो भी लटकाना लटका रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखोगे तो इसके ऊपर तो टेंशन होगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या होगा, लूज होगा कि नहीं होगा? अगर आप इस तरह से स्ट्रिंग पे यहाँ पे कनेक्टेड हो, इस तरह से हैंग कर रखे हो आप, तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, लूज होगा ना, क्योंकि नीचे तो कोई मास नहीं लटका हुआ है। नीचे मास नहीं लगा तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, स्लैग रहेगा। स्लैग रहेगा तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन होगा। तो एक ही स्ट्रिंग में अगर आपको मास कनेक्ट करते हो तो मास कनेक्ट करने से, ठीक है, हर पार्ट का जो टेंशन होगा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो मास अगर कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ से लेके ऊपर तक और कोई मास कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से लेके ऊपर तक टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगेन देखोगे तो यहाँ से लेके ऊपर तक, यहाँ तक टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसके बीच में कोई मास कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगेन देखोगे तो यहाँ के नीचे और स्ट्रिंग रहेगा, तो यहाँ भी क्या होगा, अलग टेंशन होगा। यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई मास नहीं कनेक्टेड है। यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टेंशन अलग रहेगा और इसके ऊपर टेंशन क्या रहेगा, अलग रहेगा। क्लियर है? आपको जो पुल्ली दिया हुआ कैसा दिया हुआ, मासलेस पुल्ली दिया हुआ। मासलेस पुल्ली से फायदा क्या होता है, जैसे कि मान लो कि इधर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इधर एक स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, T1 है, और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, T2 है। अगर आप इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, तो मान लो कि पुल्ली क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है ए से। इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे आप, तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो T2 फोर्स इधर क्यों लग रहा है और T1 क्या कर रहा है, इधर क्यों लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा, तो इधर डायरेक्शन में कितना होगा, तो T1 प्लस T1, 2T1, इधर कितना लग रहा होगा, T2 लग रहा होगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा T2 माइनस 2T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना है, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, लेकिन मास कितना है, तो मास है जीरो। तो मास जीरो होने से जीरो इंटू ए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2T1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे टेंशन देखोगे तो T2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइप्स ऑफ T1 आ गया, ठीक है। यानी जितना फोर्स बैकवर्ड लगेगा उतना ही फोर्स क्या लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा। कब, जब मासलेस पुल्ली हो तब। पुल्ली अगेन अगर मासलेस नहीं रहेगा तो एक कंडीशन वैलिड नहीं होगा, एक कंडीशन वैलिड नहीं होगा। जैसे इस केस में देखोगे तो यहाँ पे मान लो कि इस तरह से कनेक्टेड है स्ट्रिंग के थ्रू,
ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन अगर टी है, यहाँ पर टेंशन अगर टी है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे भी टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इधर पर 2t हो जाएगा, ऊपर पे कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। यहाँ पर नीचे एक और फोर्स लग रहा होगा mg। क्लियर है। तो ये कंडीशन तभी होगा जब आपका पुल्ली क्या हो, मासलेस हो। और इसे पुल्ली बना ले, एक पुल्ली से कनेक्टेड है, एक पुल्ली से कनेक्टेड है, एक पुल्ली से कनेक्टेड है। ठीक है, मान ले सर कनेक्टेड है पुल्ली, नीचे और भी है मास कनेक्टेड है। तो देखोगे तो यहाँ पे मान लो कि टेंशन T1 है, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा, तो यहाँ पर टेंशन होगा T1/2 एंड T1/2, क्योंकि T1/2 प्लस T1/2 कितना होना चाहिए, T1 होना चाहिए। यानी इधर टेंशन T1 है तो इधर टेंशन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का टेंशन को मिला के टेंशन होना चाहिए था। ठीक है। अगर देखोगे तो यहाँ T1/2 है, इधर कितना हो जाएगा, T1/4, और T1 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है। तो ये तभी हो पा रहा है जब हमारा पुल्ली कैसा हो, मासलेस हो। यानी पुल्ली अगर मासलेस हो तो जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा उतना ही क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। अपवर्ड फोर्स सेम ही स्ट्रिंग है तो दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। दोनों टेंशन कितना होगा, सेम ही होगा। तो T प्लस टी इक्वल टू, ठीक है, 2t इक्वल टू, ये टेंशन आ जाएगा। ठीक है। यानी इस दोनों टेंशन का सम इक्वल टू ही होना चाहिए, मतलब ये दोनों क्या होगा, हाफ ऑफ होगा, क्योंकि दोनों इक्वल भी है। आगे बढ़ते हैं तो टेंशन फोर्स के बारे में होगा, लगा लोगे टेंशन फोर्स हर बार पे, वेट फोर्स, टेंशन फोर्स। नेक्स्ट है हाँ आपका, सर। वेरी गुड, नेक्स्ट है आपका नॉर्मल फोर्स। ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, तो जब भी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में आता है और एक सरफेस दूसरे सरफेस क्या कर रहा हो, पुश कर रहा हो। ठीक है। जैसे कि मान लो कि सिंपल एक टेबल पे कोई एक बुक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m है, या फिर कोई भी बॉडी रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m है। तो मास m होने से क्या होगा कि मास m होने से अर्थ क्या करेगा, इसको पुल करेगा नीचे की ओर, किससे, वेट फोर्स से mg। ठीक है। तो अर्थ क्या करेगा, तो अर्थ इसको mg से नीचे की ओर पुल करेगा। mg से नीचे की ओर पुल करेगा तो क्या करेगा, ये जो ब्लॉक है इस वाले टेबल वाला सरफेस को क्या करेगा, पुश करेगा नीचे की ओर, पुश करेगा नीचे की ओर। जैसे नीचे की ओर पुश करेगा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है। और ये जो फोर्स है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स। ठीक है। नाम ही नॉर्मल है, क्यों नाम नॉर्मल है, ये जो फोर्स होगा हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या रहेगा, फोर्स रहेगा नॉर्मल। जैसे कि मान लो कि दो ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है आपस में, ठीक है, जस्ट टच करके रखा हुआ है। ठीक है, किसी यहाँ पे बना रखा मैंने, किसी सरफेस पर रखा हुआ है, तो इसका मास अगर मान लो कि m1 है, इसका मास मान लो कि m2 है। देखो इस सरफेस को तो क्या कर रहा होगा, इसका वेट क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर खींच रहा होगा। तो इस सरफेस को क्या करेगा, पुश करेगा, इस सरफेस क्या करेगा, इस पे ऊपर की ओर क्या करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा। उस तरह से इस सरफेस पे क्या करेगा, इसका वेट के कारण इसको क्या करेगा, नीचे की ओर प्रेस करेगा, इस सरफेस क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन, n मान लेते हैं, n2 मान लेते हैं। लेकिन अगर ये जो सरफेस है ये भी क्या है, कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये सरफेस क्या है, बस कांटेक्ट में है, एक सरफेस दूसरे सरफेस को पुश और पुल नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब पुल नहीं, पुश नहीं कर रहा। ठीक है। तो एक सरफेस दूसरे सरफेस को जब पुश करेगा तभी नॉर्मल फोर्स कितना होगा, कुछ ना कुछ आएगा। अगर सिंपल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, जस्ट टच किया हुआ है, तो उस केस में किसी भी तरह का पुशिंग नहीं हो रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर एक वर्टिकल जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस, यहाँ पे नॉर्मल की बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, 0 होगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। ठीक है। उस तरह से जब दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, जैसे कि m1 देखोगे तो m1 भी क्या कर रहा होगा, नीचे इसको पुश कर रहा होगा। यानी m1 क्या कर रहा होगा, तो टेबल पे एक नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा होगा। ठीक है, किसके कारण, mg के कारण, जो किसके बराबर होगा, m1g के बराबर होगा। इतना फोर्स से
ब्लॉक क्या कर रहा होगा, टेबल को पुश कर रहा होगा, टेबल क्या कर रहा होगा, उतना ही फोर्स से अपवर्ड डायरेक्शन में उसको पुश कर रहा होगा। क्योंकि देखोगे तो ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी सब क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पे 0 लग रहा होगा। तो नीचे क्या कितना लग रहा है, तो इसका वेट के कारण नीचे के लिए फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। तो सरफेस जो होगा वो कितना फोर्स प्रोवाइड करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो mg के बराबर ही करेगा। यानी n1 इक्वल टू देखोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m1g के बराबर हो जाएगा। उस तरह से n2 इक्वल टू देखोगे तो कितना हो जाएगा, m2g के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना टेबल ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, वही उतना ही ब्लॉक क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा। यानी ये दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। थर्ड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं यानी जितना फोर्स से कोई बॉडी को लगा रहा है उतना ही क्या करेगा, दूसरा बॉडी भी क्या करेगा, उस बॉडी पे लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां तक क्लियर है? यस सर। सरफेस तभी नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, जब कॉन्टैक्ट सरफेस एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। अगर कोई भी किसी तरह का पुश नहीं है, सिंपल रखा हुआ है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगा, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। कोई मान लो इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ कोई बॉडी इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे की ओर तो क्या लग रहा होगा, इसका mg लग रहा होगा। वेट फोर्स हमेशा वर्टिकली नॉर्मल लगता है, और जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो ये जो नॉर्मल फोर्स होगा कितने के बराबर होगा, अगर mg का 2 कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये आपका आ जाएगा mg, अगर एंगल मान लो थीटा है तो mg हो जाएगा cos थीटा, और इधर पे कितना हो जाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो अगर देखोगे तो along द कॉन्टैक्ट सरफेस, क्योंकि mg sin थीटा से किसी भी तरह का ब्लॉक क्या कर रहा है, प्रेस नहीं कर रहा। mg sin थीटा क्या है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, कि हॉरिजॉन्टल मतलब along द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है, along द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है, तो इस फोर्स के द्वारा, ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन को किसी भी तरह का पुश नहीं मिल रहा, ठीक है। जो पुश मिल रहा है उसको किस फोर्स के कारण मिल रहा है, तो mg cos थीटा के कारण। यानी mg cos थीटा से ही ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस इंक्लाइंड प्लेन को दबा रहा है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है, इसी फोर्स के कारण आएगा। यानी यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना होगा, mg इंटू cos थीटा। क्योंकि देखने आए कि कितने परपेंडिकुलर फोर्स से, यानी सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन उसके बराबर ही होगा, ना कि mg के नॉर्मल बराबर हो जाएगा, mg के बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? अगर मान लो कि सरफेस स्मूथ होता, स्मूथ मतलब किसी तरह का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता, किसी तरह का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता, सरफेस स्मूथ होता है, तो क्या होता है, सरफेस नीचे की ओर मूव करते शुरू करता है ब्लॉक। अगर सरफेस अगर स्मूथ है, किसी भी तरह का फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करना शुरू करेगा। लेकिन इस केस में ऐसा होता है क्या, स्मूथ सरफेस पे अगर रख दो इस तरह से, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है कोई, स्मूथ सरफेस पे भी रख दो, तो ये ब्लॉक अपने आप मूव नहीं करेगा। लेकिन इस केस में ब्लॉक अपने आप क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा। क्यों स्लाइड करता है, क्योंकि mg sin थीटा इसके अलोंग लग रहा है, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए पीछे डायरेक्शन में किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, क्योंकि सरफेस कैसा है, हमारा स्मूथ है। इस फोर्स से क्या करेगा, ये ब्लॉक नीचे मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि इस पे एक नेट फोर्स लग रहा है। लेकिन इस केस में देखोगे तो क्या होगा, तो नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। mg और नॉर्मल क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स नहीं होगा, इसलिए ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन इस केस में, ठीक है, ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इसलिए कभी ऐसा नहीं होता कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा नीचे की ओर, ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर नहीं चला जाए अपने आप इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। इस डायरेक्शन में अपने आप इसलिए मूव नहीं करता है कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो गया है, 0 हो गया है। किसी भी डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 है तो उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं करेगा, ठीक है, एक्सेलरेट नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। इसी केस में, ठीक है, इसी केस में आगे, जैसे कि मान लो 2 ब्लॉक रखा हुआ था, लेकिन आपने क्या किया, इधर से एक फोर्स लगा दिया, इधर से फोर्स लगा दिया, तो क्या इधर तो नॉर्मल रहेगा ही,
जैसे पहले था m1g और m2g के बराबर रहेगा। अब इस कॉन्टैक्ट सरफेस के देखोगे तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में क्या नॉर्मल जीरो होगा? अब नॉर्मल जीरो नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने इसको प्रेस किया है ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर की ओर मूव करना चाहेगा, इधर की ओर मूव करना चाहेगा तो ब्लॉक बी पे क्या करेगा, ये प्रेस करेगा। ठीक है, इस ब्लॉक ए को प्रेस किया तो ब्लॉक ए क्या करेगा, बी को प्रेस करेगा। अब ब्लॉक बी को प्रेस करेगा, एक दूसरे को प्रेस कर रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा। क्लियर है? तो जब भी कांटेक्ट सरफेस होगा तो कांटेक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे आप नॉर्मल बता सकते हो कैसे कैसे लगेगा। क्लियर है? मान लो कि इस तरह से रॉड रखा हुआ है, इस रॉड पे जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा, ठीक है, इस रॉड पे जो नॉर्मल फोर्स होगा कैसा होगा, तो यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस ऐसा है और यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस ऐसा है, तो कांटेक्ट सरफेस के हमेशा क्या लगेगा, ये परपेंडिकुलर लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसके अलोंग रख जाएगा, रॉड के अलोंग नहीं लगेगा। ठीक है, हमेशा कांटेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी हो और इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, तो एक कांटेक्ट सरफेस है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस है, तो जो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। यहाँ भी नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आपका स्प्रिंग फोर्स। अभी तक हम लोग नॉर्मल फोर्स के बारे में जान गए हैं, वेट फोर्स के बारे में जान गए हैं, ठीक है, और टेंशन फोर्स के बारे में जान गए। नेक्स्ट आपका जो है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैसा प्रोड्यूस होता है? तो स्प्रिंग जानते हो, इस तरह के हम लोग डायग्राम बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग। रियल लाइफ में भी देखे होंगे। स्प्रिंग को जैसे आप खींचते हो, ठीक है, किसी फोर्स लगा के आप खींचो या फिर उसको कंप्रेस करो, दबा के उसको क्या करो, कंप्रेस करो। दोनों केस में आप देखोगे, फील करोगे कि एक फोर्स क्या करता है, स्प्रिंग क्या करता है, लगाता है। जैसे आप खींच के छोड़ दो, खींच के छोड़ दोगे तो स्प्रिंग अपने आप क्या करेगा, इधर मूव करना शुरू करेगा। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बॉडी क्या करता है, सॉरी स्प्रिंग क्या करता है, तो जैसे अपने नेचुरल लेंथ से, ठीक है, नेचुरल लेंथ मतलब ओरिजिनल जिस तरह से स्प्रिंग रखा हुआ था, जहां से इलोंगेट किए उसके पहले से, उसके पहले क्या होगा, उस लेंथ को बोलते हैं नेचुरल लेंथ। जैसे नेचुरल लेंथ को डिस्टर्ब करोगे या इसको बढ़ा दो या फिर घटा दो, तो स्प्रिंग एक फोर्स क्या करता है, लगाने लगता है। और जो स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन या फिर कॉम्प्रेशन। इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन मतलब, ठीक है, तो जितना लेंथ अभी है स्प्रिंग का माइनस नेचुरल लेंथ। जैसे अभी देखोगे तो स्प्रिंग का लेंथ यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक है, दिस माइनस नेचुरल लेंथ। इस लेंथ को घटा दोगे तो ये जो लेंथ बचा ये हमारा क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया। या फिर मान लो इसको कंप्रेस कर दो फोर्स लगा के, ठीक है, तो नेचुरल लेंथ, ठीक है, नेचुरल लेंथ इतना था और कंप्रेस कर दोगे तो अभी लेंथ कितना है, इतना है। तो ये जो बचा लेंथ, ठीक है, जितना लेंथ क्या हो गया है, कंप्रेस हो गया है, इसको कंप्रेशन बोलेंगे। तो अगर इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन होता है तो स्प्रिंग क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है, तो इफ जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। ठीक है, एक्स जहाँ पे इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन है। माइनस एक्स क्यों लिखा हूँ, तो माइनस एक्स इसलिए लिखा हूँ कि डायरेक्शन की वजह से। अगर देखोगे तो x अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो, इस डायरेक्शन में अगर x को इलोंगेट कर रहे हो, तो जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा हो क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, यानी x अगर पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, निगेटिव है। अगर देखोगे यहाँ पे x आपने निगेटिव डायरेक्शन में कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा। यानी बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x होगा। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू कितना आता है, सम कांस्टेंट k इनटू x, जहाँ पे k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये डिपेंड करेगा स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है, स्प्रिंग का लेंथ कितना है। ठीक है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है तो के की वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से हम लोग डिपेंड करता है। और क्या इसका यूनिट होगा के का कुछ कि नहीं? यूनिट होगा ना, अगर फोर्स इक्वल टू के इनटू एक्स दे रखा है तो कितना होगा, मीटर में होगा, और फोर्स किस में होगा, न्यूटन में होगा। के का क्या यूनिट होना चाहिए, के का सर क्या यूनिट होगा ये पूछ रहे थे क्या होगा सर, के का कोई यूनिट? क्या होना चाहिए, तुम बताओ कुछ सोच के। के इक्वल टू क्या होना चाहिए, के इक्वल टू फोर्स बाय एक्स आएगा। हाँ, फोर्स बाय एक्स। तो फोर्स का यूनिट कितना, न्यूटन, और एक्स का मीटर।
के का जो यूनिट होगा कितना होगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इलोंगेशन और कंप्रेशन में इस तरह से स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ जाए। हाँ सर। सर लेक्चर 2 में आ गया है। ठीक है, उस तरह से क्या करेगा स्प्रिंग। अगर वहां पे स्प्रिंग फोर्स के यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा जो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा आपको बताया अलोंग द स्प्रिंग ही लगेगा। ठीक है, और हमेशा कंप्रेशन या इलोंगेशन के अपोजिट लगेगा, इसलिए हम माइनस के एक्स लिखे थे। ठीक है, अब तो हम लोग फोर्स सारा कुछ जान गए हैं। एक हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो यूज करेंगे ये है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन। इसमें हम लोग कहीं भी फ्रिक्शन यूज नहीं करेंगे। जब फ्रिक्शन आएगा तो नेक्स्ट पार्ट में इसका आएगा, सेकंड पार्ट में। ठीक है, फ्रिक्शन हम लोग यूज करेंगे। जब हम लोग फोर्स के बारे में जान गए कि फोर्स कैसे लगता है, क्या होता है फोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि एफबीडी पे आते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम पे। जैसे कि कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा न्यूटन ऑफ मोशन में, तो प्रॉब्लम में आपको, ठीक है, काइनेमेटिक्स है तो मोशंस को स्टडी करना होगा। मोशन को स्टडी करने का मतलब तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और फोर्स, कई बार एक्सेलरेशन दे रखा फोर्स निकालना होगा, मतलब ये सब रहेगा। अगर फोर्स दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन निकालना होगा बॉडी का। ठीक है, या फिर वेलोसिटी, ये सब आपको पता करना होगा, कितना डिस्प्लेस किया नहीं किया। तो ये सब पता करने से पहले आपको बॉडी का एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा कि अगर मान लो कि कई सारे फोर्स एक ही बॉडी पर लग रहे हैं तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बात है कि जितना भी फोर्स लग रहा है बॉडी पे, ठीक है, उसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो एम है, इसको मैं पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लूं। पॉइंट मास करना करो, नहीं करना है, ऐसे बॉडी बना लो। और इस बॉडी पर लगने वाला सारा का सारा फोर्स हम लोग क्या करेंगे, तो बाय एरो दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रिंग के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो स्ट्रिंग के थ्रू इस तरह से हैंग किया हुआ है तो वेट फोर्स तो हमेशा लगेगा ही। वेट फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगेगा, mg। ठीक है, एक फोर्स तो mg लगेगा, और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इस स्ट्रिंग क्या है, टाइट हो जाएगा। mg लगेगा नीचे तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। एक ऊपर पे क्या लग जाएगा, टेंशन लग जाएगा। इस पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक टेंशन लग रहा है। दोनों को विथ डायरेक्शन हमने शो कर लिया। ठीक है, आप इसको जब पॉइंट मास करके भी कर सकते हो। नीचे की ओर कितना लग रहा है, mg लग रहा है, ऊपर पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला सारा फोर्स आपको पता चल गया। इस पर किसी भी बॉडी पे लगने वाला सारा के सारा फोर्स अगर दिखा दोगे, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सारा का सारा फोर्स है। ठीक है, जैसे मान लो और भी डायग्राम दे रखा मैंने यहाँ पे कि इस तरह से बॉडी क्या है, एक स्ट्रिंग के थ्रू इस तरह से कनेक्टेड है, इंक्लाइन प्लेन पे लगा हुआ है। तो इसका एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो अगेन क्या होगा, तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा वेट फोर्स जो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पे है, इस सरफेस के कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा क्या, नॉर्मल। और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक फोर्स लगेगा इसका, टेंशन। ठीक है, उस तरह से और भी नीचे दिखा रखा है मैंने, m1 है, m2 है। m1 पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। ठीक है, एक यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इधर क्यों लगेगा T1, उधर क्यों लगेगा T2। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लगेगा, ऊपर क्यों लगेगा T1, नीचे क्यों क्या लगेगा, M2G। तो अगर एफबीडी बनाना चाहो तो m1 ब्लॉक का एफबीडी बनाया है मैंने। ठीक है, इस तरह से लग रहा है। तो इधर m2 को बनाया है, तो m2 पे क्या है, नीचे M2G, ऊपर T1। m1 का देखोगे तो क्या होगा, इधर लग रहा होगा T1, इधर लग रहा होगा T2। इसके अलावा और भी फोर्स लग रहा होगा m1 पे। m1 पे क्या फोर्स लग रहा होगा, तो m1 पे m1g नीचे की ओर लग रहा होगा, और साथ साथ क्या लग रहा होगा, तो नॉर्मल डायरेक्शन क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा। क्योंकि ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पे, टेबल के कांटेक्ट में है, तो इसका जो वेट फोर्स होगा वो टेबल क्या करेगा, इसको पुश करेगा। टेबल को पुश करेगा तो टेबल क्या करेगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। वो कितना होगा, n1 होगा, मान लिया मैंने। नीचे की ओर क्या लगेगा, इसमें चार फोर्स लग रहा है, चारों फोर्स को मैंने विथ डायरेक्शन क्या किया है, एरो से दिखा लिया है, तो इसका एफबीडी भर गया। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है दो बॉडी। अगर यहाँ पे m1 m2 का हम लोग एफबीडी बनाना चाहे तो m1 का पहले बनाते हैं, तो m1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा हो बताओ जरा। सर M1 पे नॉर्मल। ठीक है, m1 पे क्या लग रहा होगा, तो m1 पे नॉर्मल कहाँ पे लग रहा होगा, ऊपर की अगर तरफ। हाँ, कौन लगा रहा होगा, तो नीचे वाला सरफेस क्या लगा रहा होगा, ऊपर की ओर लगा रहा होगा, मैं मान लेता हूँ। और क्या फोर्स लग रहा होगा,
इस पे वेट भी है इसका खुद का m1g। इसका वेट लग रहा है m1 जी, और m2 का नॉर्मल लग रहा है इसके ऊपर। m2 भी क्या करेगा, तो m2 भी जैसे कि टेबल पे रखा हुआ था a, तो पुश कर रहा था नीचे की ओर, टेबल पे इसके ऊपर रखा हुआ m2 तो भी क्या करेगा, नीचे की ओर पुश करेगा, इसमें लगेगा एक। ठीक है, अगर m2 की बात करें तो m2 को बस फोर्स लगेगा, नीचे की ओर इसका वेट फोर्स लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्लियर है? ठीक है, अगेन यहाँ पे जैसे कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये जितना नॉर्मल नीचे की ओर लगा रहा होगा उतना ही ये नॉर्मल क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर लगा रहा होगा। ये नॉर्मल कितना लगाएगा नीचे की ओर, तो जितना इसका वेट है m2g, m2g ये भी क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर लगा रहा होगा। क्लियर है? यस सर। इस तरह से रखा हुआ है, स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पे पूछे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक टेंशन इधर की ओर लग रहा होगा, एक कांटेक्ट सरफेस क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा होगा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे को क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो यहाँ पे एफबीडी बनाया है मैंने, इधर की ओर टेंशन, इधर की ओर नॉर्मल, इधर की ओर mg। क्लियर है? यहाँ पे अगर एफबीडी देखोगे, ठीक है, इसका एफबीडी बना होगा तो क्या होगा, ये सरफेस कांटेक्ट में है तो क्या करेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल रहेगा परपेंडिकुलर, ये सरफेस कांटेक्ट में है तो यहाँ पे भी नॉर्मल रहेगा, सिर्फ कांटेक्ट में नहीं है, साथ में साथ प्रेस भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल क्या लगेगा, ऐसे क्यों लगेगा, और क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा mg, और क्या लगेगा, ये सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट में है तो ये भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 4 फोर्स लगेगा m1 पे। ठीक है, ये m1g, सॉरी m1 मान लिया मैंने, यहाँ वाला फोर्स। ठीक है, n2 मान लिया मैंने, जो नीचे वाला लगा रहा होगा, एक कॉन्टेक्ट सरफेस जो लगा रहा होगा, ये कितना है, m2 है, इसका खुद का वेट कितना हो जाएगा, m1g हो जाएगा, और ये जो सरफेस है वो क्या लगा रहा है, इसको मान लिया है n3 मान लिया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखोगे तो इस पे 4 फोर्स लग रहा है। उस तरह से इसका देखोगे तो इसका क्या होगा, तो नीचे की ओर लग रहा होगा इसका वेट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, तो यहाँ पे जो लग रहा होगा ये क्या लग रहा होगा, n3 लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने n3 लगाया है, तो यहाँ भी क्या लग रहा होगा, n3 लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा n4। क्लियर है? यस सर। तो देखोगे तो मैंने इसलिए यहाँ पे n3 लगा दिया है, क्योंकि एक फोर्स इसके इक्वलेंट अपोजिट होगा, नीचे को m2g, तो यहाँ पे एक नया नॉर्मल लगा दिया है n4। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे नीचे डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है, हर किसी में आप एफबीडी बना सकते हो, हर किसी का एफबीडी आप बना सकते हो, नोट्स आपको भेज ही देंगे। तो यहाँ पे जो बाकी चीज बचा हुआ है उसमें आप खुद से एफबीडी बनाओगे, होमवर्क नहीं था, बच्चे खुद बना के लाए थे। ठीक है, तुम लोग भी खुद से बना के लाओगे। ठीक है, हर एक पे आपको एफबीडी एफबीडी बनाना आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर एफबीडी नहीं बना पाओगे दिक्कत होगा, तो आप इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, तो इक्वेशन लिख नहीं पाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अलग अलग टाइप का आपके बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह के। ठीक है, वहां पे आपको दिया हुआ एक्सरसाइज 1 में भी 2 में भी एफबीडी बनाने के लिए, तो वहां पे अलग टाइप का आपको सिचुएशन दिया होगा, हर सिचुएशन में हर एक बॉडी का आपको एफबीडी आपको बना के आना है। ये हो गया एफबीडी के बारे में। तो हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी पढ़ा ही है एक बार। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको इनर्शिया के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ मोशन बोलता है कि बॉडी पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक है, बॉडी पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तो बॉडी जिस भी स्टेट में हो, ठीक है, उस स्टेट को क्या करता है, वो मेंटेन करता है। चाहे वो स्टेट क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन का हो, चाहे वो स्टेट क्या हो, रेस्ट का हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी तब तक मूव नहीं करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई बॉडी मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से अगर मूव कर रहा है तो बॉडी कंटिन्यूअसली 5 मीटर पर सेकंड से मूव करते रहेगा अनटिल और अनलेस कोई इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अदरवाइज बॉडी क्या करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनर्शिया क्या है, इनर्शिया बताता है आपको इसी स्टेट को, कि बॉडी अपना स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में बॉडी रहना चाहेगा, अगर बॉडी अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहेगा। ये जो नेचर हुआ बॉडी का कि उसी स्टेट में मेंटेन करना चाहता है, इसी नेचर को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन है, ये आपको बताता है इनर्शिया के बारे में। तो स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का,
A body continue in states of rest or uniform motion along a straight line until or unless net external force is applied. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, जब तक बॉडी अपना स्टेट क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और ये जो स्टेट मेंटेन करने का प्रॉपर्टी है किसी के बॉडी के, इसी प्रॉपर्टी को लोग बोलते हैं इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिस्ट्रिक्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, उसको बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। ठीक है। अच्छा, इनर्शिया के बारे में बात करें तो इनर्शिया में क्या हो गया, दो तरह का हो गया, एक इनर्शिया ऑफ मोशन, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। केवल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में शुरू हो गया, लेकिन जनरली क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डायरेक्शन इसी में आ जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगा, और वेलोसिटी चेंज नहीं होने का मतलब ना ही तो उसका मैग्नीट्यूड और ना ही तो डायरेक्शन। इसलिए कोई इनर्शिया और डायरेक्शन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे। अगर डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से, मान लो कि कोई पार्टिकल मान लो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तब क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे देखोगे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, अलोंग द सर्कुलर पाथ हो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे देखोगे तो ऐसा होगा। तो ये डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे, ये किसी न किसी फोर्स के कारण हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, नहीं है, क्योंकि मोशन में जो वेलोसिटी इसका कांस्टेंट नहीं है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब जो वेलोसिटी होगा रिमेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो जो रिमेंस वेलोसिटी, जो बॉडी मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना चाहेगा, इस प्रॉपर्टी को लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और इस प्रॉपर्टी को लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। तो किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, उसको मेजर हम लोग कैसे करते हैं, उसको हम लोग मेजर करेंगे उस बॉडी के मास से। यानी किसी भी बॉडी का जो मास होगा, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ द इनर्शिया। यानी किसी बॉडी का मास अगर 5 केजी है, किसी बॉडी का मास अगर 10 केजी है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब अगर उसके स्टेट को चेंज करना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा। जैसे कि मान लो कि एक ट्रक मूव कर रहा है, ठीक है, 1000 केजी का ट्रक, और एक मान लो कि कार मूव कर रहा है 100 केजी का ट्रक, 100 केजी का कार है। ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ से मान लो कि 10 मीटर पे क्या है, दीवार है। ठीक है। दोनों को आपको रोकना है बिफोर कोलिजन, दीवार से रुकने से, टकराने से पहले आपको रोकना है। तो क्या दोनों में सेम फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या ट्रक को रोकने के लिए और कार को रोकने के लिए दोनों को सेम फोर्स लगाना पड़ेगा? ठीक है। मान लो दोनों के सेम स्पीड से मूव कर रहा हो, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, ये भी मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो। अगर सेम स्पीड से मूव कर रहा हो, ठीक है, दोनों को हमको 10 या 100 मीटर में हमको रोकना है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगाना होगा हमको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड का लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा लगाना पड़ेगा? क्योंकि इसका जो इनर्शिया चेंज करना था, इसका मास ज्यादा होने से कट रहा है। आवाज कट रहा है मेरा? यस सर। स्मृति? नहीं सर, मेरे को तो आ ही रहा है आपका बस, मतलब पता नहीं नेटवर्क इशू हो सकता है, पर मेरे को भी आ रहा है आपका। अभी ठीक आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर, अभी के लिए ठीक आ रहा है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। तो F1 देखोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके पास मास ज्यादा था, इसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मास, इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो मास से हमको पता चलता है कि इनर्शिया इस बॉडी का ज्यादा है। ठीक है। तो वहां से फर्स्ट लॉ से आपको इनर्शिया के बारे में पता चला। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये बताता है आपको फोर्स के बारे में। ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। यानी किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अगर लीनियर मोमेंटम L है तो dl by dt,
यहाँ पे हम लोग को बोलते हैं p है, मोमेंटम के जनरल हम कैसे दिखाते हैं। तो मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो बात है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा था 1000 केजी ट्रक का मास, ठीक है, और वेलोसिटी कितना है इसका 2 मीटर पर सेकंड। इसका जो मोमेंटम होगा 1000 इंटू 2 यानी कितना होगा 2000। इसका मोमेंटम देखोगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी की बात करेंगे ये भी क्या आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका जो मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन होगा अलोंग द वेलोसिटी, इसका जो मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों को सेम टाइम में हमको रोकना है, सेम टाइम में रोकना है, ठीक है, मान लो कि 1 सेकंड के बाद दोनों का मोमेंटम हमको जीरो कर देना है, दोनों का मोमेंटम हमको जीरो कर देना है। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम था 2000 ट्रक का, और ये जो कार है उसका मोमेंटम कितना था 200 था। ठीक है, अगर 1 सेकंड में दोनों को रोकना है तो 200 से जीरो करना है, तो 200 माइनस जीरो डिवाइड बाय 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, इसको भी जीरो करना है तो 200 माइनस जीरो बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम क्या होगा फोर्स हो जाएगा। यही बोलता है रेट ऑफ रेट टाइम के साथ, फाइनल टाइम के साथ। हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या अंशुल? तो यहाँ पे देखो माइनस इनिशियल होता है ना। हाँ हाँ बता रहे हैं, ठीक है, अभी बस चेंज की बात करते हैं। चेंज में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते, चेंज मतलब चेंज होता है। ठीक है, तो अगर देखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आएगा क्या आएगा, तो यहाँ पे देखोगे तो फोर्स F1 कितना आ रहा है, तो आ जाएगा 2000, यहाँ पे F2 कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा ज्यादा होगा, F2 क्या होगा कम होगा। ठीक है, अभी ये जो बोल रहा है कि सर फोर्स इक्वल टू क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। वो तब मतलब जब डायरेक्शन के साथ आपको लिखना है, देखोगे तो मोमेंटम क्या था, तो इनिशियल मोमेंटम इधर की ओर था और फाइनली कितना हो गया जीरो हो गया मान लो। ठीक है, तो जब हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो 0 माइनस 2000, ठीक है, बाई 1 लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस 2000। माइनस 2000 मतलब तो मोमेंटम आपने पॉजिटिव लिखा है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखा है, तो फोर्स क्या लगेगा आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी इसका मोमेंटम रोकने के लिए, ठीक है, इसको जीरो करने के लिए आपको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, तो मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम लिखते हो, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम फाइनल में, तो विथ आपको डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी, जो डायरेक्शन होगा इसका अलोंग द वेलोसिटी होगा। अगर यूनिट की बात करेंगे तो मास का यूनिट केजी है और वेलोसिटी का यूनिट कितना है मीटर पर सेकंड है। डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो mlt माइनस 1 होता है। ठीक है, वापस से हम लोग आ जाते हैं सेकंड लॉ पे, ये तो आपका हो गया मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो फोर्स अगेन क्या हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी बाई कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। और डीपी कितना होता है, तो p क्या है मोमेंटम है, मोमेंटम कैसे डिफाइन करता है, तो मास इनटू वेलोसिटी, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा m इनटू dv बाई dt प्लस, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू v फंक्शन यस कैसे सर। लिखते हैं। ठीक है, तो m इनटू dv बाई dt प्लस v इनटू कितना आ जाएगा du बाई dt आ जाएगा। तो यहाँ पे एक वेक्टर एक है m एक है v, हम लिख सकते हैं m इंटू डी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। और आपको पता है कि मास चेंज नहीं होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, मास का की कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब तक मास आपका वेरिएबल नहीं है, जब वेरिएबल मास आएगा तो हम लोग उस कंडीशन को भी पढ़ेंगे, हम लोग सेंटर ऑफ मास देखेंगे जब पार्टिकल का मास वेरी कर रहा होगा। ठीक है, मास वेरी कैसे करता है, जैसे कि मान लो कोई ट्रक है, ऐसे मान लो कि सैंड लोड है, ठीक है, और यहाँ से कोई लीकेज हो, यहाँ से कोई लीकेज हो, तो सैंड क्या करेगा गिरते रहेगा। ठीक है, इस केस में इस ट्रक का मास देखोगे तो क्या करेगा वेरी करते रहेगा, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा सैंड लीक होते जा रहा होगा, इसका मास क्या कर रहा होगा गिर रहा होगा। या फिर रॉकेट ले लो, रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तो इसके अंदर फ्यूल रहता है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता रहता है फ्यूल बर्न होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे फ्यूल बर्न होते जाएगा तो मास ऑफ द रॉकेट क्या करेगा डिक्रीज करते रहेगा। ये सब केस क्या है वेरिएबल मास का है, लेकिन इन जनरली जो बॉडी होता है उसका मास क्या होता है कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट मास के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा हूँ, एक कंडीशन फिर से लिखूंगा जब हम लोग वेरिएबल मास पढ़ेंगे
का बहुत आगे का है, सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो भी बॉडी रहेगा उसका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मास कांस्टेंट रहेगा तो इसका डेफिसिट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट चीज को अगर हम डेफिसिट करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। तो जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो कांस्टेंट मास फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, m into dv by dt। और dv by dt को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यही से हम लोग शुरू भी किए थे कि फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है आपका, फोर्स एंड एक्सेलरेशन में रिलेशन देके आता है। ठीक है, कि फोर्स इक्वल टू कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अब कहां से आया, सेकंड लॉ से आया। सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू कितना होगा, अप्लाइड फोर्स होगा। क्लियर है? यस सर। अब नया चैप्टर मत स्टार्ट, नया लेक्चर मत स्टार्ट करिए। नहीं दीजिए आप। स्टार्ट नहीं करना, वो सब ठीक है। सेकंड लॉ में और भी कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे दे रखा मैंने, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी सेकंड लॉ खत्म नहीं हुआ है, ज्यादा बताना चाह रहा हूं, कुछ ढूंढ के बताना चाह रहा हूं। हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि ये जो मोमेंटम है, ठीक है, फोर्स इक्वल टू जो आया, रेट ऑफ मोमेंटम आया। ठीक है, अगर मान लो कि किसी बॉडी को मान लो कि वन डायमेंशन जहाँ पे टू डायमेंशन में मूव कर रहा हूँ, इधर मूव कर रहा हूँ, इधर भी मूव कर रहा हूँ, मान लो एक्स में भी मूव कर रहा हूँ, वाई में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसा पार्टिकल है जो एक्स में मूव कर रहा हूँ और वाई में मूव कर रहा हूँ। अगर मोमेंटम लिखना है किसी पार्टिकल का, सॉरी फोर्स अगर लिखना है, तो आप फोर्स को अलग अलग डायरेक्शन में लिख सकते हो। मान लो कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो हम लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन बाय टाइम। ठीक है, अगर फोर्स आपको बाई डायरेक्शन में निकालना हो कि बाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो आप निकालोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बाई डायरेक्शन बाय टाइम। ठीक है, जेड में निकालना हो तो लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन बाय टाइम। ठीक है, मान लो कि एक्स बाय जेड में आपको आपको पता होगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो मास से मल्टीप्लाई करके आपको इनिशियल मोमेंटम पता चल जाएगा, फाइनल मोमेंटम पता चल जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम करोगे तो आपको बता देगा उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा। और एक्स बाय जेड तीनों क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होता है। तो आप एक्स में फोर्स निकालना हो तो एक्स में मोमेंटम चेंज करोगे, बाई में निकालना हो तो बाई में लिखोगे, जेड में निकालना है तो जेड में निकालोगे। अगर सिंपल मोमेंटम निकालते हो, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो आपको नेट फोर्स देगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इक्वल टू क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कैसे भी, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मान लो किसी एंगल थीटा पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका मान लो कि वेलोसिटी पहले इधर की ओर v1 था इस पॉइंट पे, और फिर फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v2 हो गया। यहाँ पे v1 था, तो v2 माइनस v1 बाई टाइम करोगे और मल्टीप्लाई बाई मास कर दोगे, तो आपको फोर्स बताएगा कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है इसके अलावा। लेकिन इसी वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक करके लिखोगे, यहाँ पे v1 cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो v2 cos थीटा आ जाएगा। तो v2 cos थीटा माइनस v1 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि v2 cos थीटा क्या होगा, x डायरेक्शन में, और v1 cos थीटा क्या होगा, x डायरेक्शन में। अगर x डायरेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 cos थीटा से वेलोसिटी कितना हो गया है, v2 cos थीटा हो गया है। तो v2 cos थीटा माइनस v1 cos थीटा इनटू मास कर दोगे, ये आपको बता देगा चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन। बाय टाइम कर दोगे तो ये बता देगा आपको फोर्स इन x डायरेक्शन। उस तरह से देखोगे फोर्स इन बाय डायरेक्शन, इनिशियल क्या होगा यहाँ पे, तो v1 sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो v2 sin थीटा हो जाएगा। तो v2 sin थीटा, ठीक है, माइनस v1 sin थीटा इनटू अगर मास देखोगे और डिवाइड बाय टाइम कर दोगे, तो ये आपको बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बाय डायरेक्शन। तो ये आपको जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम देखोगे तो क्या आ जाएगा, आपको फोर्स इन बाय डायरेक्शन। ठीक है, यानी पहले जो फोर्स आएगा, मान लो पहले फोर्स अगर F आया है, तो उसका जो कंपोनेंट होगा Fx, इसका जो कंपोनेंट होगा F बाय Fx किसके बराबर होगा, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन बाय टाइम। और F बाय कितना होगा, तो रेट इन चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन बाय टाइम। नेट फोर्स की बात कर रहे थे, कितना जाएगा, सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। तो किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज अगर पता है आपको, तो उस डायरेक्शन में आपको फोर्स कितना लग रहा होगा वो आपको पता होगा। क्लियर है? ये आपका यस सेकंड सर। टॉपिक है। इस पे बेस्ट जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, या फिर मैं तीनों पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 का। तो मोमेंटम के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सेकंड लॉ के बारे में, फर्स्ट लॉ, यहाँ पे सेकंड लॉ के बारे में कुछ क्वेश्चंस है।
ठीक है, आप इसको एक बार देख के आओगे, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में तो हम बताएंगे ही। ठीक है, यहाँ तक इम्पल्स से पहले तक फिर भी ट्राई करना, पहले भी पढ़ चुके एक बार, तो देखना कि बन जाना चाहिए। अगर बन जाएगा तो ठीक है, अगर दिक्कत होगा फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताने के लिए तो है ही। तो मैं तीनों लेक्चर का पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। इम्पल्स से पहले तक इसको पढ़ के आना, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करके आना। ठीक है, उसके अलावा बुकलेट मिला हुआ है। हाँ सर। बुकलेट में डीपीपी डेली एक करना है। ठीक है, सर विशाल सर बोले ना कि इस वीकेंड तक डीपीपी सारा प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। अरे तुमको तो उस पर नहीं है डीपीपी, पीडीएफ फॉर्म में नहीं है। पीडीएफ फॉर्म में है ना, है सर। वहां से करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मार्क करता हूँ, उसको आपको करके लाना है होमवर्क में। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एफबीडी बनाना है क्वेश्चन नंबर 27 में, बहुत सारे डायग्राम दे रखे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखोगे तो आपको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, इस फोर्स में आपको ये भी रहने दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एफबीडी बनाना है नहीं। एक्सरसाइज 2 में आओगे, 27 28 एक्सरसाइज 1 में हो गया। एक्सरसाइज 2 में सर वो एफबीडी और नॉर्मल एक्सरसाइज 1 से था। हाँ सर एक्सरसाइज 1 से था। था पहले, थोड़ा क्या? पीछे आइए। सर पीछे आइए तो ये ज्यादा पीछे आ गया। इसमें या यहाँ पे एफबीडी बनाना है, क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 2 में आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में होंगे, उससे पहले वाले एक्सरसाइज 1 में होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 उधर दिया है 2 क्वेश्चन। 23 भी करना है। हाँ जी, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको फटाफट बस आपको पेन कॉपी उठाना नहीं, आपको देखना है कि बस हाँ देखो क्वेश्चन फास्ट करोगे थोड़ा सा। ठीक है, रफ कॉपी में क्वेश्चन करोगे, जैसे कि कोई भी रफ कॉपी लोगे। ठीक है, ऊपर लिखे नीडल ऑफ मोशन, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बस कैसे बनेगा। डायग्राम दे रखा है, पोस्ट लगाओ, खटाखट बढ़ो। ऐसा नहीं एकदम गिवन डाइट ये सब लिख लिख के एकदम सॉल्व करेंगे जैसे क्लास 10 में करते थे। क्वेश्चन बना, आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, आगे बढ़ जाओ। बस क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, आपको देखना होता है क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसमें लिखो, सॉल्व करो, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, ये कुछ निकालना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें बस आपको डायग्राम बनाना है, और ऐसा नहीं एकदम स्केल पेन लेके आप बैठ के डायग्राम बनाने के लिए। जैसे ऊपर में क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, तो इसलिए आप ज्यादा क्वेश्चन तभी कर पाओगे। ठीक है, जब थोड़ा स्मार्ट करोगे। अब जैसे कि आइडेंटिफाई द कॉन्टैक्ट सरफेस, तो देख लिया कि अच्छा ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस, एक कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया मेरा क्वेश्चन। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये है, एक ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये है, यहाँ पे ये है, ये है, हो गया क्वेश्चन। इसमें अगर एफबीडी बनाना हो, ठीक है, यहाँ पे एफबीडी कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे लगेगा, यहाँ पे ऐसे लगेगा, तो आपको क्वेश्चन ऐसे करने का आदत डालना होगा। ठीक है, तभी आप फास्ट फास्ट क्वेश्चन कर पाओगे, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे। आप लोगों को बहुत क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि एकदम स्केल लेके बैठ गए ऐसे बॉक्स बनाना शुरू कर दिए। आप इसमें बनाओ ना डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बना हुआ आपके डीपीपी में, बुकलेट में, वहीं पे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सजा के रख के कोई बढ़िया फोन है, कुछ मिलेगा आपको, यहीं पे कर लिया करो। वापस डायग्राम बनाओगे तो आपको मेहनत लगेगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पर ध्यान दो, अच्छा हो बुरा हो हैंडराइटिंग बिठाने का काम नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और 10th का बोर्ड का एग्जाम होगा क्या? लग तो नहीं रहा। कैंसलेशन नहीं आया। देखो हो सकता है क्योंकि बिहार बोर्ड तो ले ही रहा है एग्जाम, झारखंड बोर्ड का तो पता नहीं, तो सीबीएसई भी शायद लेगा एग्जाम, तो बिल्कुल छोड़ मत देना।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32-33 भी कर लोगे, 32 एंड 33 भी कर लोगे। तो जैसे कि 11th की चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 10th आप बिल्कुल छोड़ देना। नहीं तो जैसे कि मान लो कि एग्जाम का डेट आया और बोल दे 15 दिन बाद एग्जाम है, तो फिर आप सब कुछ भूल जाओगे, तो फिर हो जाएगा खराब एग्जाम। तो आप 10th वाली चीजें पढ़ते रहना, ठीक है, टच में रहना, क्योंकि अभी तक आप 10th पास नहीं किए हो, तो आप क्लास 10th का स्टूडेंट हो, ठीक है, आप 11th में नहीं आए हो। तो 11th का चीज जितना पढ़ा रहे हैं ठीक है, जितना होमवर्क दे रहे हैं, अगर नहीं हो पाता है तो आप सर लोग से बोलना, सर हम लोग थोड़ा कम दीजिए, ठीक है, लेकिन जितना होमवर्क देंगे उतना करना होगा, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो बोलना कम देंगे, लेकिन साथ साथ आप 10th के टच में रहना, 10th की चीजें निकाल के आप रीडिंग देते रहना, पढ़ते रहना, बिल्कुल छोड़ मत देना। हो सकता है 10 दिन बाद बोल दे एग्जाम है, 15 दिन बाद बोल दे एग्जाम है, मतलब ऐसा तो 1-2 महीना पहले ही बोलेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कम टाइम दे आपको, महीने भर का टाइम दे, तो टच में रहोगे तो कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। तो 10th बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और आप इतना पढ़ चुके हो कि 10th आसानी रहेगा, तो हल्का हल्का 10th भी पढ़ते रहना, 1 आध घंटा ही पढ़ो चाहे, क्योंकि खास करके एसएसटी, ये सब पॉलिटिकल साइंस, ये सब जो है आप लोग का, क्योंकि साइंस में तो हमको नहीं लगता दिक्कत होगा, ठीक है, साइंस और मैथ्स में तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो टॉपिक है उनको आप रीडिंग मारते रहो, चाहे इंग्लिश है, चाहे जो भी स्टोरी वाला बुक होता है, या फिर सोशल साइंस वाला है, ये सब भी आप पढ़ते रहोगे, या फिर संस्कृत ले रहे हो संस्कृत पढ़ते रहोगे, ताकि एग्जाम का डेट आए तो प्रेशर ना आ जाए। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज बंद कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं कल। क्लास है क्या? सर परसों। ओके, तुम लोग कितना क्लास लग रहा है, 4 कि 3? सर 4। लगा दीजिए। तो क्लास कम कराना है कि ठीक है 4 ठीक है ना? सर नेक्स्ट वीक के लिए बस कम कराना है, टेस्ट चल रहा है स्कूल में। हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम लोग विशाल सर से बात करके, क्योंकि देखो तुम 2 ही लोग हो, तुम लोग क्लास मैनेज करना भी बड़ा आसान काम है। दोनों क्या हो तुम लोग, तो नॉन स्कूलिंग हो ना? सर हम तो नॉन स्कूलिंग वाले हैं। अंशुल, अंशुल के पापा का नाम है। अगर नॉन स्कूलिंग रहोगे तो थोड़ा सा फायदा होगा, मैं डायरेक्टली किसी को बोलता नहीं हूँ कि नॉन स्कूलिंग लो, लेकिन थोड़ा जो सीरियस बच्चे हैं उनको हम बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी बच्चों का फिर हेडक हो जाता है। ये तो बोलते हैं कि नॉन स्कूलिंग ले लो, रिकॉर्डिंग पहले बंद कर देता हूँ।